सीखेंगे अनुपात। ये राहुल है और ये राहुल की बहन मीना। राहुल की आयु 4 वर्ष है जबकि मीना की आयु 1 वर्ष है। अगर हमें इनकी आयु की तुलना करनी होगी तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इनकी आयु की तुलना करने के लिए हम कह सकते हैं कि राहुल मीना से बड़ा है। ऐसे कथन हमें किसी चीज के बड़े या छोटे होने का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से यह नहीं बता पाते कि राहुल मीना से कितना बड़ा है। अगर हम इनकी आयु का व्यवकलन करें तो परिणाम प्राप्त होगा 3, यानी कि राहुल और मीना के आयु में अंतर 3 वर्ष का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राहुल मीना से 3 साल बड़ा है। इस तरह तुलना करने की विधि को हम राशियों के अंतर द्वारा तुलना विधि कहते हैं। अगर हम थोड़ा और सोचें तो एक और विधि से इनकी आयु की तुलना की जा सकती है। सोचिए वह क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम राहुल की आयु को मीना की आयु से भाग दें तो परिणाम प्राप्त होता है 4। इसलिए इससे पता चलता है कि राहुल की आयु मीना की आयु से 4 गुना है। यहाँ हमने 2 राशियों की एक राशि दूसरी राशि के कितने गुना है इस प्रकार तुलना की है। वह विधि जिसमें हम 2 राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना करते हैं कहलाती है भाग द्वारा तुलना। लेकिन यह दोनों की आयु व्यक्त करने के लिए वर्ष इस इकाई का प्रयोग किया गया है। हम कह सकते हैं कि तुलना की जाने वाली दोनों राशियों की इकाइयां समान हैं। जब 2 राशियों की इकाइयां समान हो तो भाग द्वारा तुलना अनुपात यानी रेशियो कहलाती है। इसलिए राहुल की आयु की मीना की आयु से भाग द्वारा तुलना एक अनुपात है जिसे हम 4:1 से दर्शाते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि मीना की आयु का राहुल की आयु से अनुपात है 1:4। यहाँ इस संकेत का प्रयोग 2 राशियों में अनुपात का संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए राहुल की आयु 4 वर्षों में व्यक्त करने के स्थान पर 4 गुणा 12 बराबर 48 महीनों के रूप में व्यक्त की जाती है और मीना की आयु 1 वर्ष के रूप में व्यक्त की जाती, तो क्या राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात 48:1 इस प्रकार लिखना सही होगा? सोचिए सोचिए। आपने बिल्कुल सही सोचा। यह एक गलत अनुपात होगा क्योंकि इस अनुपात से व्यक्त होता है कि राहुल की आयु मीना की आयु से 48 गुना बड़ी है, लेकिन उनकी आयु से पता चलता है कि राहुल की आयु मीना की आयु से 4 गुना बड़ी है। इसलिए 48:1 यह सही अनुपात नहीं होगा। सही अनुपात प्राप्त करने के लिए राशियों की इकाइयों को समान करना आवश्यक है, अन्यथा अनुपात गलत प्राप्त होता है। इकाइयों को समान करने के लिए यहाँ हम 48 महीनों को 12 से विभाजित कर वर्षों में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ 48 महीने मतलब 4 वर्ष। इससे अब हम आयु का अनुपात 4:1 लिख सकते हैं। इसी तरह हम दोनों के आयु की इकाइयां महीनों में लाकर भी इनके आयु का अनुपात ले सकते हैं। जैसे अगर हम राहुल की आयु की इकाई महीनों में रखते हैं और मीना की आयु की इकाई को महीनों में परिवर्तित करते हैं तो दोनों की आयु की इकाइयां महीनों में आ जाएगी। चूंकि अब इकाइयां बराबर है इसलिए हम राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात प्राप्त कर सकते हैं जो आएगा 48:12। यहाँ आपको एक सवाल जरूर आया होगा, जब हमने इकाइयां वर्षों में व्यक्त की तो हमें राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात प्राप्त हुआ 4:1, लेकिन जब हमने दोनों की आयु महीनों में व्यक्त की तो हमें राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात प्राप्त हुआ 48:12। क्या ये दोनों अनुपात समान है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम किसी भी अनुपात को भिन्न के रूप में और किसी भी भिन्न को अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से हम 48:12 को 48/12 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप जरूर जानते होंगे कि किसी अनुपात की तुल्य अनुपात प्राप्त करने के लिए हम इसे भिन्न के रूप में व्यक्त कर इसके अंश और हर दोनों को समान संख्या से गुणा या विभाजित करते हैं। यहाँ 48 और 12 का मौसा यानी HCF 12 है। अगर हम 48/12 के अंश और हर दोनों को 12 से विभाजित करते हैं तो हमें 48/12 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगी 4/1, जिसे हम अनुपात में 4:1 से व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि 4:1 बराबर 48:12 है।
इस तरह से अगर दो अनुपात बराबर हो तो हम इन्हें तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। जैसे 4:1 बराबर 4/1 बराबर 4x2/1x2 बराबर 8/2 बराबर 8:2। इसी तरह 48:12 बराबर 48/12 बराबर 48/2/12/2 बराबर 24/6 बराबर 24:6। अब तक हमने जितने भी अनुपात व्यक्त किए सभी को इकाई के बिना व्यक्त किया है। क्या आप बता सकते हैं इसके पीछे क्या कारण होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात 4 वर्ष अनुपात 1 वर्ष लिख सकते हैं, जिसे भिन्न के रूप में 4 वर्ष बटे 1 वर्ष इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ अंश और हर दोनों में वर्ष, यह इकाई उभयनिष्ठ है, इसलिए हम इन्हें रद्द कर सकते हैं। इस तरह से भिन्न बन जाएगी 4/1 जो कि इकाई रहित है। इसे ही हम अनुपात में 4:1 इस प्रकार व्यक्त करते हैं, इसलिए किसी भी अनुपात को इकाई नहीं होती। इस तरह से अब आपको अनुपात की समझ अच्छे से बन गई होगी। तो आज हमने सीखा अनुपात। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे अनुपात के उदाहरण। राहुल ने दुकान से 2 चॉकलेट और 3 पेन खरीदे। यहाँ हम कह सकते हैं कि चॉकलेट की संख्या का पेन की संख्या से अनुपात है 2:3। क्या आप ऐसे कुछ और स्थितियाँ बता सकते हैं जिनका अनुपात 2:3 होगा? ऐसी कई स्थितियाँ हैं जब हमें 2:3 का अनुपात प्राप्त होता है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। अगर केक बनाने के लिए 2 कप आटा और 3 कप दूध लिया जाता है तो हम कह सकते हैं कि केक में आटा और दूध का अनुपात 2:3 है। क्या आपको पता है हमारे भारत देश का राष्ट्रध्वज की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात भी 2:3 है। अगर कक्षा में 24 लड़कियां और 36 लड़के होंगे तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात होगा 24:36। अगर हम इसके अंश और हर को 12 से विभाजित करें तो हमें 24:36 की तुल्य अनुपात प्राप्त होगी 2:3। अगर कोई दुकानदार गेहूं 26 रुपए प्रति किलो के दर से बेचता है और चावल 39 रुपए प्रति किलो के दर से बेचता है तो गेहूं का मूल्य और चावल के मूल्य का अनुपात 26:39 होगा। इसके अंश और हर को 13 से विभाजित करें तो हमें अनुपात प्राप्त होगा 2:3। इसी तरह अपने आसपास होने वाले कुछ प्रसंग याद करते हुए कुछ और स्थितियां पता करें। अगला उदाहरण। पुनीत प्रतिदिन 150 समाचार पत्र बेचता है, जिनमें कुछ हिंदी और कुछ अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र होते हैं। यदि हिंदी समाचार पत्रों की संख्या का अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या से अनुपात 2:1 होगा तो पता कीजिए पुनीत प्रतिदिन कितने हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र बेचता है। उदाहरण से पता चलता है कि कुल 150 समाचार पत्रों में हिंदी समाचार पत्रों की संख्या का अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या से अनुपात 2:1 है। क्या आप बता सकते हैं इस अनुपात से क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह अनुपात हमें बताता है कि हिंदी समाचार पत्रों की संख्या अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या के 2 गुना है। यानी कि अगर 150 समाचार पत्रों के 2-1 बराबर 3 समान भाग बनाए जाए तो 3 में से 1 भाग अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या होगी और 3 में से 2 भाग हिंदी समाचार पत्रों की संख्या होगी। इस तरह से हिंदी समाचार पत्रों की संख्या 150 का 2/3 भाग होगी। यह हमें 100 प्राप्त होगी। इसी तरह अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या 150 का 1/3 भाग होगी। यह हमें 50 प्राप्त होगी। इसलिए 150 समाचार पत्रों में हिंदी समाचार पत्रों की संख्या होगी 100 और अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या होगी 50। अगला उदाहरण। एक व्यक्ति को अपने गांव से शहर चलकर जाने में 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन अगर वो बस से जाता है तो वह 30 मिनट में शहर पहुंच जाता है। तो चलकर जाने में लगने वाले समय का बस से जाने में लगने वाले समय से अनुपात क्या होगा?
व्यक्ति को चलकर जाने में लगने वाले समय यानी 2 घंटे का बस से जाने में लगने वाले समय यानी 30 मिनट से अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले हमें इकाइयां बराबर करनी होगी। चूँकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट है, इसलिए 2 घंटे बराबर 120 मिनट। व्यक्ति को चलकर जाने में लगने वाले समय का बस से जाने में लगने वाले समय से अनुपात होगा 120:30। अक्सर हम अनुपात उसके सरलतम रूप या न्यूनतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ 120:30 को 120/30 लिखकर 120 और 30 का मौसक यानी HCF है 30, इसलिए हम अंश 120 और हर 30 को 30 से विभाजित करेंगे। इससे हमें 120/30 का सरलतम रूप प्राप्त होगा 4/1, जिसे 4:1 इस प्रकार व्यक्त करेंगे। इसलिए व्यक्ति को चलकर जाने में लगने वाले समय का बस से जाने में लगने वाले समय से अनुपात होगा 4:1। तो आज हमने देखे अनुपात के उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे अनुपात से संबंधित मिथ्या धारणाएं। देखेंगे अनुपात से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1। दिनेश की मासिक आय 12,000 रुपए है। इसमें से हर महीने वह 5,000 रुपए बचाता है। पता कीजिए उसकी बचत का व्यय से अनुपात क्या होगा। कुछ बच्चे सवाल को ठीक से समझ नहीं पाते। सवाल में क्या पूछा गया है इसे नजरअंदाज कर वे दी संख्याओं को अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। इस तरह से वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि गलत जवाब है। यहाँ हमें बचत का व्यय से अनुपात ज्ञात करना है। अगर आय में से बचत को घटा दे तो हमें दिनेश द्वारा व्यय की गई धनराशि पता होगी, यानी कि व्यय बराबर 12,000 रुपए ऋण 5,000 रुपए बराबर 7,000 रुपए। हमें बचत का व्यय से अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ बचत 5,000 रुपए है और व्यय 7,000 रुपए है। इस तरह से बचत का व्यय से अनुपात है 5,000:7,000। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि अनुपात को किसी भी क्रम में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए वे बचत का व्यय से अनुपात 7,000:5,000 इस प्रकार व्यक्त करते हैं, लेकिन यह गलत समझ है। इसलिए ऑप्शन 2 गलत जवाब है। अनुपात को पूछे गए क्रम में ही व्यक्त किया जाना चाहिए। मिथ्या धारणा 2। अनीता के पास एक लेस है जिसकी लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो लेस की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? अगर राशियों का अनुपात प्राप्त करना हो तो इन्हें बराबर इकाइयों में लाना जरूरी है। यहाँ हम दोनों इकाइयों को सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे। चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, इसलिए 6 मीटर बराबर 6 गुना 100 सेंटीमीटर बराबर 600 सेंटीमीटर। इस तरह से लेस की लंबाई है 600 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। चूंकि अब दोनों राशियों की इकाइयां बराबर है, इसलिए इनका अनुपात निकाल सकते हैं। लेस की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात बराबर 600/30 बराबर 20/1, यानी कि 20:1 है। कुछ बच्चे यह ध्यान नहीं रखते कि दो राशियों को अनुपात में व्यक्त करने के लिए इनकी इकाइयां बराबर होनी चाहिए। लेस की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात प्राप्त करने के लिए वे 6 को अंश लिखते हैं और 30 को हर, और अनुपात व्यक्त करते हैं 6:30, जो कि मीटर सेंटीमीटर का अनुपात है। फिर इसे सरलतम रूप में 1:5 इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। इस अनुपात का अर्थ है लंबाई चौड़ाई से 5 गुना छोटी है। लेकिन अगर हम देखें तो 6 मीटर लंबाई 30 सेंटीमीटर चौड़ाई से बड़ी है, इसलिए लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 1:5 इस प्रकार लिखना गलत है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है और ऑप्शन 2 सही। सही अनुपात प्राप्त करने के लिए ध्यान रहे राशियों की इकाइयां बराबर होना आवश्यक होता है। अब आइए कुछ साधारण गलतियों को समझें। कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि दो राशियों के अनुपात से हमेशा वास्तविक मात्रा यानी एक्चुअल क्वांटिटी का पता चलता है। जैसे अगर मीना के पास की टॉफियों का मनीष के पास की टॉफियों से अनुपात
4:5 होगा तो बच्चे सोचते हैं कि मीना के पास 4 टॉफियां हैं और मनीष के पास 5 टॉफियां हैं, लेकिन यह एक गलत समझ है। अनुपात से टॉफियों की वास्तविक संख्या पता नहीं की जा सकती। मीना के पास 8 और मनीष के पास 10 टॉफियां होती तब भी हमें अनुपात 4:5 ही प्राप्त होता। इसी प्रकार अगर टॉफियों की संख्या क्रमशः 12 और 15 होती तब भी अनुपात 4:5 ही होता। सही समझ यह है कि 4:5 हमें टॉफियों की संख्या नहीं बताते, बल्कि मीना के पास की टॉफियों का मनीष के पास की टॉफियों से संबंध बताते हैं। यहाँ मीना के प्रत्येक 4 टॉफियों पर मनीष के पास 5 टॉफियां होंगी। तो आज हमने देखी अनुपात से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। हम सीखेंगे समानुपात। क्या आप बता सकते हैं कि समानुपात इस शब्द का क्या मतलब है? सोचिए। बिल्कुल सही। समानुपात इस शब्द के हम 2 भाग बना सकते हैं, सम और अनुपात। सम का मतलब है समान, इससे समानुपात का अर्थ लगाया जा सकता है समान अनुपात। तो आइए समानुपात के बारे में जानें। यहाँ एक चित्र है जिसकी लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 7 इंच है। मान लीजिए हमें इसे बड़ा करना है। चित्र को बड़ा करने के लिए हम इसकी लंबाई को बड़ा कर सकते हैं। इससे चित्र की लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन चौड़ाई उतनी ही रहेगी। इससे चित्र पहले जैसा नहीं दिखेगा। अगर हम लंबाई को उतना ही रखकर चौड़ाई को बढ़ाते हैं, तब भी चित्र पहले जैसा नहीं दिखेगा। क्या आप बता सकते हैं हम इस चित्र को किस प्रकार बड़ा कर सकते हैं जिससे कि यह चित्र वैसा का वैसा दिखेगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यदि चित्र की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात बढ़ाए हुए चित्र की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात समान हो तो ही चित्र पहले जैसा दिखेगा। जैसे यह चित्र की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है 5:7। अगर चित्र की लंबाई को 2 गुना किया जाए और चौड़ाई को भी 2 गुना किया जाए तो अब बढ़ाए हुए चित्र की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात होगा 10:14। इस तरह से चित्र अब बड़ा जरूर होगा, लेकिन वह पहले जैसा ही दिखेगा। चूंकि 5:7 के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5:7 और 10:14 समान अनुपात है। अगर 2 अनुपात समान हो तो हम कह सकते हैं कि वे समानुपात यानी प्रपोर्शन में है। समानुपात में समानता दर्शाने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 5:7 बराबर 10:14 या 5:7 बराबर 10:14 है। समानुपात के कथन में क्रम महत्वपूर्ण होता है। जैसे यहाँ 5:7 10:14 के समानुपात में है, क्योंकि 5/7 बराबर 10/14। हम दिए अनुपात के क्रम को बदलकर 5:7 बराबर 14:10 नहीं लिख सकते। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 5/7 बराबर नहीं है 14/10 के। इसलिए समानुपात में व्यक्त की जाने वाली राशियां उचित क्रम में व्यक्त की जानी चाहिए। समानुपात में व्यक्त की जाने वाली प्रत्येक राशि पद यानी टर्म कहलाती है। इस तरह से 5:7 बराबर 10:14 में 5, 7, 10 और 14 पद है। इन चारों पदों में से पहले और चौथे पद को चरम पद या सिरों के पद यानी एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं। जैसे दिए अनुपात में 5 और 14 चरम पद है। इस तरह से चारों पदों में से दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद यानी मिडिल टर्म्स कहते हैं। जैसे दिए अनुपात में 7 और 10 मध्य पद है। आइए समानुपात को एक और उदाहरण से समझे। टीना और शैली ने मिलकर फूलों की 7 मालाएं बनाई। इन्हें बेचकर उन्हें 35 रुपए प्राप्त हुए। यदि टीना ने 4 और शैली ने 3 मालाएं बनाई होंगी तो टीना और शैली को कितने कितने रुपए मिलने चाहिए? यहाँ हम 35 रुपए को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं।
जिससे कि प्रत्येक भाग 17.50 रुपए का होगा। इस तरह से टीना को 17.50 रुपए और शैली को 17.50 रुपए दिए जा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? सोचिए सोचिए। सही सोचा। यह सही नहीं होगा। टीना ने शैली से ज्यादा मालाएं बनाई हैं, इसलिए उसे शैली से ज्यादा रुपए मिलने चाहिए। यह सही तब होगा जब शैली और टीना को उसकी अनुपात में धनराशि प्राप्त हो जिस अनुपात में उन्होंने मालाएं बनाई हैं। यानी कि किसे कितने रुपए मिलने चाहिए, यह पता करने के लिए हमें 35 रुपयों को इस प्रकार विभाजित करना होगा कि टीना को प्राप्त रुपए का शैली को प्राप्त रुपयों से अनुपात टीना ने बनाई मालाओं का शैली ने बनाई मालाओं से अनुपात बराबर हो। इसका मतलब है 35 रुपए में से 4 भाग टीना के और 3 भाग शैली के हैं। यानी कि यहाँ कुल भाग है 4 धन 3 बराबर 7। इस तरह से कुल 35 रुपए में 4/7 हिस्सा टीना का है और 3/7 हिस्सा शैली का है। इस तरह से 35 रुपयों में टीना की धनराशि है टीना का हिस्सा गुना कुल रुपए बराबर 4/7 गुना 35 बराबर 140/7 बराबर 20 रुपए। इसी प्रकार 35 रुपयों में से शैली की धनराशि है शैली का हिस्सा गुना कुल रुपए बराबर 3/7 गुना 35 बराबर 105/7 बराबर 15 रुपए। इस तरह से 35 रुपए में से टीना को 20 रुपए और शैली को 15 रुपए मिलने चाहिए। तभी 35 रुपए का बंटवारा उनके द्वारा बनाई गई मालाओं के अनुपात में होगा। यानी कि टीना को प्राप्त रुपए का शैली को प्राप्त रुपए से अनुपात है 20:15। क्या 4:3 और 20:15 समान अनुपात है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। अगर हम 20:15 के अंश और हर को 5 से विभाजित करें तो हमें अनुपात प्राप्त होगा 4:3। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4:3 और 20:15 समान अनुपात है। इसलिए वे समानुपात यानी प्रपोर्शन में हैं। इस तरह से हम समानुपात का कथन इस तरह से लिख सकते हैं 4:3 बराबर 20:15 या 4:3 बराबर 20:15। क्या आप अपने आसपास की स्थितियों को देखकर समानुपात के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? प्रयास कीजिए। तो आज हमने सीखा समानुपात। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से समझेंगे। समानुपात के उदाहरण। मारिया 3 केक बनाने के लिए 12 अंडों का प्रयोग करती है। सानिका 10 केक बनाने के लिए 40 अंडों का प्रयोग करती है। क्या यहाँ मारिया द्वारा बनाए केक की संख्या का सानिका द्वारा बनाए केक की संख्या से अनुपात यानी रेशियो और मारिया द्वारा उपयोग किए गए अंडों की संख्या का सानिका द्वारा उपयोग किए गए अंडों की संख्या से अनुपात एक समानुपात यानी प्रपोर्शन बनाते हैं? यहाँ मारिया के द्वारा बनाए गए केक की संख्या का सानिका के द्वारा बनाए गए केक की संख्या से अनुपात है 3:10। इसी प्रकार मारिया के द्वारा इस्तेमाल किए गए अंडों की संख्या का सानिका के द्वारा इस्तेमाल किए गए अंडों की संख्या से अनुपात है 12:40। 12:40 को हम 12/40 लिख सकते हैं। अगर हम अंश 12 और हर 40 को 4 से विभाजित करें तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 3/10 यानी कि 3:10। जैसा कि आप देख सकते हैं केक की संख्या का केक की संख्या से अनुपात और अंडों की संख्या का अंडों की संख्या से अनुपात बराबर है। इसलिए 3:10 और 12:40 समानुपात बनाते हैं। इस समानुपात को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं या इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अगला उदाहरण। स्पष्ट कीजिए कि 13, 39, 15 और 45 समानुपात में है। इन संख्याओं को समानुपात में व्यक्त कर चरम पद यानी एक्सट्रीम टर्म्स और मध्य पद यानी मिडिल टर्म्स ज्ञात कीजिए। 13, 39, 15 और 45
समानुपात में है, ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब पहली दो संख्याओं का अनुपात यानी 13:39 दूसरी दो संख्याओं के अनुपात यानी 15:45 के बराबर हो। इस तरह से 13, 39, 15 और 45 समानुपात में है, यह स्पष्ट करने के लिए हमें 13:39 और 15:45 बराबर है यह स्पष्ट करना होगा। 13:39 को हम 13/39 इस प्रकार लिख सकते हैं और 15:45 को 15/45 इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर दो भिन्न बराबर है या नहीं, यह पता करने के लिए हम क्या करते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह पता करने के लिए हम दोनों भिन्नों को इनके सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ 13/39 के अंश 13 और हर 39 दोनों का मौस यानी HCF 13 है। अगर हम 13/39 के अंश और हर दोनों को मौस 13 से विभाजित करेंगे तो हमें इस भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 1/3। इसी प्रकार 15/45 के अंश और हर का मौस 15 है। अगर हम 15/45 के अंश और हर दोनों को मौस 15 से विभाजित करें तो हमें 15/45 भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 1/3। दोनों के सरलतम रूप बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 13/39 बराबर 15/45 है, यानी कि 13:39 बराबर 15:45 या 13:39 बराबर 15:45। इससे यह स्पष्ट होता है कि 13, 39, 15 और 45 समानुपात में हैं। किसी समानुपात के चारों पदों यानी टर्म्स में से पहले और चौथे पद को चरम पद या सिरों के पद कहते हैं। जैसे दिए अनुपात में 13 और 45 चरम पद है, इस तरह से चारों पदों में से दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद कहते हैं। जैसे दिए अनुपात में 39 और 15 मध्य पद है। आइए अब इनका क्रम बदल कर देखें। मान लीजिए हम इनका क्रम 39, 13, 15 और 45 इस प्रकार लेते हैं, तो यहाँ पहली दो संख्या का अनुपात होगा 39:13 यानी कि 39/13 और दूसरी दो संख्याओं का अनुपात होगा 15:45 यानी कि 15/45। 39 और 13 का मस है 13। 39/13 के अंश और हर दोनों को 13 से विभाजित करने पर हमें इस भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 3/1। इसी तरह 15 और 45 के अंश और हर का मस 15 है। अगर हम 15/45 के अंश और हर दोनों को मस 15 से विभाजित करें तो हमें 15/45 भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 1/3। यह 3/1 बराबर नहीं है 1/3 के, इसलिए 39/13 बराबर नहीं है 15/45 के। तो अब हम कह सकते हैं कि 39:13 बराबर नहीं है 15:45 के, यानी कि 39, 13, 15 और 45 समानुपात में नहीं है। अगर हम क्रम बदलकर 13, 39, 45 और 15 इस प्रकार लिखें तो इस क्रम में भी संख्याएं समानुपात में नहीं होगी, क्योंकि 13/39 का सरलतम रूप 1/3 है और 45/15 का सरलतम रूप 3/1 है और 1/3 बराबर नहीं है 3/1 के। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तो यह जरूरी नहीं है कि वे समानुपात में हो। इसी तरह अपने आसपास की स्थिति से समानुपात के उदाहरण देखें और इन पर विचार करें। आज हमने देखे समानुपात के उदाहरण। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। अब तक हमने समानुपात के बारे में जाना। आज हम देखेंगे समानुपात से संबंधित मिथ्या धारणा और समानुपात प्राप्त करने के तरीके। मिथ्या धारणा 1, क्या 1500 ग्राम अनुपात 3 किलोग्राम और 300 सेंटीमीटर अनुपात 6 मीटर समानुपात में है?
कुछ बच्चों की यह धारणा होती है कि दो अलग अलग राशियों के अनुपात कभी भी समानुपात नहीं हो सकते। जैसे यहाँ वे समझते हैं कि वजन और दूरी के अनुपात कभी भी समानुपात नहीं हो सकते। इस तरह कुछ बच्चे इकाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे देखते हैं कि 1500 अनुपात 3 बराबर 500 अनुपात 1 है और 300 अनुपात 6 बराबर 50 अनुपात 1 है। वे समझते हैं कि अनुपात 1500 से 3 और 300 से 6 समानुपात नहीं है। इन दोनों मिथ्या धारणाओं के कारण बच्चे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दो अलग अलग राशियों के अनुपात भी समानुपात हो सकते हैं और अनुपात में व्यक्त करने के लिए हमें राशियों की इकाइयां बराबर करना आवश्यक होता है। क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 1500 ग्राम अनुपात 3 किलोग्राम बराबर 1500 ग्राम अनुपात 3000 ग्राम, इसलिए 1500 ग्राम अनुपात 3 किलोग्राम बराबर 1 अनुपात 2। इसी तरह 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, इसलिए 300 सेंटीमीटर अनुपात 6 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर अनुपात 600 सेंटीमीटर, इसलिए 300 सेंटीमीटर अनुपात 6 मीटर बराबर 1 अनुपात 2। चूंकि यहाँ दोनों अनुपात समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1500 ग्राम अनुपात 3 किलोग्राम और 300 सेंटीमीटर अनुपात 6 मीटर समानुपात में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसलिए जब भी आपको दो अनुपात समानुपात में है या नहीं इसकी जांच करनी होगी, तब इकाइयों को बराबर करना आवश्यक है। अब आइए देखते हैं दो अनुपात समानुपात में है या नहीं यह हम कैसे पता कर सकते हैं। मान लीजिए हमें पता करना है कि 12 अनुपात 15 और 16 अनुपात 20 समानुपात में है या नहीं। आइए यह पता करने के लिए कुछ मजेदार विधियां सीखें। एक विधि तो हमने सीख ली है, जिसमें हम दोनों अनुपातों को भिन्न के रूप में व्यक्त कर इनका सरलतम रूप प्राप्त करते हैं। ऐसा करने के लिए हम प्रत्येक भिन्न के अंश और हर का मस प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ 12 और 15 का मस है 3 और 16 और 20 का मस है 4। अब हम प्रत्येक स्थिति में मस से अंश और हर का विभाजन करते हैं। 12/15 के अंश और हर दोनों को 3 से विभाजित करने पर हमें इस भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 4/5। इसी तरह 16/20 के अंश और हर को 4 से विभाजित कर इस भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 4/5। चूंकि दोनों भिन्न के सरलतम रूप समान है, इसलिए 12 अनुपात 15 बराबर 16 अनुपात 20 है, यानी कि दोनों अनुपात समानुपात में हैं। दोनों अनुपात समानुपात में है या नहीं यह पता करने के लिए हम दोनों भिन्नों के हरों को बराबर कर सकते हैं। इसके लिए हम एक भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश और हर दोनों को गुना कर सकते हैं। जैसे 12/15 के अंश और हर दोनों को हम 20 से गुना करेंगे तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 240/300। इसी प्रकार अगर हम 16/20 के अंश और हर दोनों को 15 से गुना करेंगे तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 240/300। चूंकि दोनों स्थितियों में भिन्न बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 अनुपात 15 बराबर है 16 अनुपात 20 के। इन सभी विधियों में कैंची गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक आकर्षक विधि है। इसमें हम दोनों भिन्नों को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, फिर हम इनका कैंची गुणन करते हैं, यानी कि पहले भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर से गुणा करते हैं और दूसरे भिन्न के अंश को पहले भिन्न के हर से गुणा करते हैं। 12 गुणा 20 बराबर 15 गुणा 16। 12 गुणा 20 का परिणाम है 240 और 15 गुणा 16 का भी परिणाम है 240। गुणन करने पर हमें बाएं पक्ष यानी LHS और दाएं पक्ष यानी RHS दोनों में समान परिणाम प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि 12 अनुपात 15 और 16 अनुपात 20 समानुपात में है। प्रयास कीजिए। एक कक्षा में 10 लड़कियां और 20 लड़के हैं। इनमें 300 फूलों को वितरित करना है, लेकिन यह इस प्रकार किया जाना चाहिए कि लड़कियों को प्राप्त होने वाले फूलों की संख्या का लड़कों को प्राप्त होने वाले फूलों की संख्या से अनुपात 2:1 होगा। तो पता कीजिए कि लड़कों को कुल कितने फूल प्राप्त होंगे।
तो आज हमने देखी समानुपात से संबंधित मिथ्या धारणाएं और समानुपात प्राप्त करने के तरीके। आज हम सीखेंगे एक एक विधि। दैनिक जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती है जब हमें कुछ वस्तुओं का मान ज्ञात होता है और इसके उपयोग से हम जितनी चाहिए उतनी वस्तुओं का मान प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थितियों में हम एक एक विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 दर्जन केलों का मूल्य पता होने पर हम आधा दर्जन यानी 6 केलों का या 1 से अधिक दर्जन केलों का मान प्राप्त करते हैं। ऐसी विधि जिसमें पहले हम इकाई का मान प्राप्त करते हैं, फिर इसके उपयोग से जितनी चाहिए उतनी इकाइयों का मान प्राप्त करते हैं, कहलाती है एक एक विधि यानी यूनिटरी मेथड। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। राजू ने अपने घर के चारों ओर तार से 3 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाई। इसके लिए उसे कुल 9,072 रुपए का खर्चा आया। जरा सोचिए, अगर उसे 5 पूर्ण चक्कर वाली बाड़ बनानी हो तो उसे कितना खर्चा आएगा? यह किस प्रकार पता किया जा सकता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पता करने का सबसे आसान तरीका होगा कि पहले हम 1 पूर्ण चक्कर के लिए कितना खर्चा आता है यह पता करें और फिर इसके उपयोग से 5 पूर्ण चक्कर वाली बाड़ के लिए कितना खर्चा आएगा यह पता करें। सोचिए, 1 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, यह कैसे पता किया जा सकता है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। 3 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाने पर कुल व्यय बराबर 9,072 रुपए है। इस तरह से 1 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाने पर कुल व्यय बराबर 9,072 रुपए विभाजित 3 बराबर 3,024 रुपए। इस तरह से 5 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाने पर कुल व्यय बराबर 5 गुना 3,024 रुपए बराबर 15,120 रुपए। यहाँ हमने एक एक विधि के प्रयोग से 5 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाने के लिए कुल व्यय ज्ञात किया है। ध्यान रहे, अगर हमें 1 से ज्यादा वस्तुओं का मूल्य दिया होगा तब हम उस मूल्य को वस्तुओं की संख्या से विभाजित कर एक वस्तु का मूल्य प्राप्त करते हैं। फिर वस्तुओं की संख्या और एक वस्तु के मूल्य के गुणन से जितनी चाहिए उतनी वस्तुओं का मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। आइए इसे कुछ और उदाहरणों से समझें। जब आप किसी दुकान में जाते हो तो दुकानदार आपको एक वस्तु का मूल्य बताता है। इसके आधार पर आपको जितनी वस्तुएं खरीदनी है इनका मान पता करते हैं। यहाँ आप एक एक विधि का प्रयोग करते हैं। सब्जी खरीदने जाने पर सब्जी बेचने वाला आपको 1 किलो का दाम बताता है। इसके आधार पर आप 250 ग्राम, आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो या आपको जितनी सब्जी खरीदनी है उसका दाम पता करते हैं। यहाँ भी आप एक एक विधि का प्रयोग करते हैं। इसी तरह निम्न स्थितियों के लिए भी आप एक एक विधि का प्रयोग करते हैं। गाड़ी चालक पता करते हैं कि उनकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितने दूर जाती है। इस आधार पर वे पता करते हैं कि वांछित दूरी तय करने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा। कंपनी एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाती है, इस आधार पर महीने या साल में कितनी वस्तुएं बनाती है यह पता लगाया जा सकता है। प्रयास कीजिए, ऐसी 5 स्थितियों को याद कीजिए जहां आपने एक एक विधि का प्रयोग किया होगा। तो आज हमने सीखी एक एक विधि। अगले वीडियो में इसे कुछ और उदाहरणों से समझेंगे। आज हम देखेंगे एक एक विधि के उदाहरण। नृत्य प्रतियोगिता के लिए राहुल के समूह को 6 एक जैसी कमीज चाहिए थी। उसने 245 रुपए प्रति कमीज के दर से 6 कमीज लाई। ज्ञात कीजिए उसने 6 कमीज के लिए कुल कितने रुपए चुकाए होंगे। यहाँ हमें पता करना है कि 6 कमीज खरीदने पर राहुल को कितना मूल्य चुकाना होगा। इसके लिए हमें एक कमीज का मूल्य दिया गया है जो है 245 रुपए। 6 कमीज का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम कमीजों की संख्या यानी 6 को एक कमीज के मूल्य यानी
245 रुपए से गुणा करना होगा। इसलिए 6 कमीज का मूल्य बराबर 245 रुपए गुणा 6 बराबर 1470 रुपए। अगला उदाहरण, यदि 4 दर्जन आम का मूल्य 120 रुपए है तो 20 आम का मूल्य क्या होगा? उदाहरण से पता चलता है कि 4 दर्जन आम का मूल्य 120 रुपए है। चूंकि 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, इसलिए 1 दर्जन आम का अर्थ होगा 12 आम। इस तरह से 4 दर्जन आम बराबर 12 गुणा 4 आम यानी कि 48 आम। तो हम कह सकते हैं कि 48 आम का मूल्य 120 रुपए है। तो बताइए, एक आम का मूल्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। एक आम का मूल्य प्राप्त करने के लिए हमें 120 रुपयों को 48 से विभाजित करना होगा। एक आम का मूल्य बराबर 120 रुपए बटे 48। चूंकि हमें 20 आम का मूल्य प्राप्त करना है, इसलिए हम 20 को एक आम के मूल्य से गुणा करेंगे, यानी कि 20 आम का मूल्य बराबर 20 गुणा 120 बटे 48। इसे हल करने पर हमें 20 आम का मूल्य प्राप्त होगा 50 रुपए। इस प्रकार एकिक विधि के सही इस्तेमाल से हम ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला उदाहरण, किसी गाड़ी को 180 किलोमीटर दूर जाने के लिए 4 और 1/2 लीटर पेट्रोल लगता है। ज्ञात कीजिए ए, गाड़ी द्वारा 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना पेट्रोल आवश्यक है। बी, 10 लीटर पेट्रोल में यह गाड़ी कितनी दूरी तय कर पाएगी। चलिए पहले पता करते हैं कि 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए गाड़ी को कितना पेट्रोल आवश्यक है। यहाँ 180 किलोमीटर जाने के लिए आवश्यक पेट्रोल बराबर 4 और 1/2 लीटर है। यहाँ हम मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन 4 और 1/2 को विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 9/2 में परिवर्तित करेंगे। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि 180 किलोमीटर जाने के लिए आवश्यक पेट्रोल बराबर 9/2 लीटर। अतः 1 किलोमीटर जाने के लिए आवश्यक पेट्रोल बराबर 9/2 विभाजित 180 लीटर, या इसे ही हम 9/2 विभाजित 180/1 लीटर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। भिन्नों का विभाजन करने के लिए हम पहली संख्या वैसे के वैसे रखते हैं, फिर दूसरी संख्या 180 के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 1/180 से पहली संख्या को गुणा करते हैं। इसलिए 1 किलोमीटर जाने के लिए आवश्यक पेट्रोल बराबर 9/2 गुणा 1/180 लीटर बराबर 1/40 लीटर। इस तरह से 800 किलोमीटर जाने के लिए आवश्यक पेट्रोल बराबर 1/40 गुणा 800 लीटर बराबर 800/40 लीटर बराबर 20 लीटर, यानी कि गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल होना आवश्यक है। अब चलिए पता करते हैं 10 लीटर पेट्रोल में यह गाड़ी कितनी दूरी तय कर पाएगी। जैसा कि हमने देखा, 1/40 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 1 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी। अगर हम दोनों पक्षों को 40 से गुणा करें तो हमें पता चलेगा कि गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी। इस तरह से 10 लीटर पेट्रोल में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी होगी 10 गुणा 40 किलोमीटर यानी कि 400 किलोमीटर। तो आज हमने देखे एकिक विधि के उदाहरण। अगले वीडियो में इससे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे एकिक विधि से संबंधित मिथ्या धारणा और एक मजेदार सवाल। मिथ्या धारणा, एक कार 2 घंटे में 50 किलोमीटर दूर जाती है। पता कीजिए वह 6 मिनट में कितने किलोमीटर दूर जा पाएगी। कई बार बच्चे इकाइयों पर ध्यान नहीं रखते, वे सिर्फ संख्याओं को लेकर इन पर गणितीय संक्रियाएं करते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं। जैसे वे 50 को 2 से विभाजित करते हैं और परिणाम 25 प्राप्त करते हैं। फिर वे देखते हैं कि अगली संख्या 6 है, इसलिए 25 को 6 से गुणा कर दिए सवाल का जवाब प्राप्त करते हैं 150। इस तरह से वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1
जो कि एक गलत जवाब है। किसी भी सवाल को हल करते समय राशियों की इकाइयों पर ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ 2 घंटे में कार द्वारा तय की जाने वाली दूरी बराबर 50 किलोमीटर, इसलिए 1 घंटे में कार द्वारा तय की जाने वाली दूरी बराबर 50 विभाजित 2 किलोमीटर बराबर 25 किलोमीटर। चूँकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, इसलिए 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे। इस तरह से 6 मिनट बराबर 1/60 गुना 6 घंटे बराबर 1/10 घंटे। 6 मिनट में कार द्वारा तय की जाने वाली दूरी बराबर 1/10 गुना 25 किलोमीटर बराबर 25/10 किलोमीटर, जो कि 2.5 किलोमीटर है। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2। अब चलिए एक मजेदार सवाल को हल करें। एक मजदूर मार्च के महीने में 13 दिन छुट्टी लेता है, जिस कारण महीने के अंत में उसे 5,670 रुपए तनख्वाह प्राप्त होती है। अगर वह अप्रैल के महीने में एक भी दिन छुट्टी न ले तो उसे कितनी तनख्वाह प्राप्त होगी? ये बड़ा ही मजेदार सवाल है। चलिए इसे हल करें। उदाहरण में यह दिया गया है कि मार्च के महीने में मजदूर 13 दिन छुट्टी लेता है, जिसके वजह से उसे 5,670 रुपए तनख्वाह प्राप्त होती है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ हम मजदूर की प्रत्येक दिन की तनख्वाह कैसे प्राप्त करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ 5,670 रुपए को 13 से विभाजित करना गलत होगा, क्योंकि तनख्वाह उतने दिनों की दी जाएगी जितने दिन मजदूर काम करेगा। 13 दिनों की छुट्टियां हैं, इसलिए इन दिनों के लिए तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो फिर क्या आप बता सकते हैं कितने दिनों के लिए तनख्वाह दी जाएगी? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। मार्च महीने में कुल 31 दिन होते हैं, जिसमें से मजदूर ने 13 दिन काम नहीं किया है। इसलिए महीने के अंत में मजदूर को 31 ऋण 13 बराबर 18 दिनों की तनख्वाह मिलेगी। चूँकि 18 दिनों की तनख्वाह बराबर 5,670 रुपए है, इसलिए एक दिन की तनख्वाह होगी 5,670 रुपए विभाजित 18 बराबर 315 रुपए। अब चूंकि हमें मजदूर की प्रतिदिन की तनख्वाह पता है, इसलिए हम अप्रैल महीने की तनख्वाह प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि अप्रैल महीने में कुल 30 दिन होते हैं, इसलिए अप्रैल महीने की तनख्वाह होगी 30 गुना 315 रुपए बराबर 9,450 रुपए। यानी कि अगर मजदूर अप्रैल के महीने में एक भी दिन छुट्टी न ले तो उसे 9,450 रुपए तनख्वाह प्राप्त होगी। तो आज हमने देखी एक एक विधि से संबंधित मिथ्या धारणा और एक मजेदार सवाल।